Restoring Education. In this video, we are going to start a new chapter of Indian economic development named as Economic Reforms since 1991. यानी जो 1991 के टाइम से अब तक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं, आर्थिक सुधार हुए हैं रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो उन सबको मुझे इस चैप्टर में एनालाइज करना है कि उनका इम्पैक्ट अभी तक क्या रहा, क्या क्या उनके आर्गुमेंट्स थे, कौन कौन उनके फेवर में थे, कौन उनके फेवर में नहीं थे। ठीक है, लेकिन बिफोर मूविंग अहेड इन दिस चैप्टर, लेट्स हैव a historical background story of this particular chapter. Means why we need economic reforms. मीन्स ऐसा क्या हुआ था कि मुझे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ा। ठीक है, तो वो सब चीजें मुझे समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग थी वो 1950 से स्टार्ट होके 1990 यानी 4 डिकेड्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये जो 40 इयर्स थे, इन 40 सालों में जो भी एफर्ट हमने किए रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, वो एफर्ट किसी भी एंगल से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफी नहीं लगे, सफिशिएंट नहीं लगे। अगर वो एफर्ट सफिशिएंट होते, मैं ये नहीं कह रहा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करा कि उस गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, उस गवर्नमेंट या उस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, लेकिन उन 40 इयर्स में जो डेवलपमेंट की टारगेट हमने रखे थे, जो इकोनॉमी को जो हम लेके जाना चाहते थे, बीइंग एन इकोनॉमी जहां हम पहुंचना चाहते थे, वहां तक हम नहीं पहुंच सके। एंड दैट्स व्हाई वी आर फेसिंग दैट्स व्हाई वी नीड टू इंप्लीमेंट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो 40 सालों में अगर कंपेयर करूं इस 40 इयर्स में, जापान और चाइना जैसी कंट्रीज की इकोनॉमिक प्लानिंग भी सेम टाइम में स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज के टाइम में जापान और चाइना की इकोनॉमी को अगर कंपेयर करूं इंडियन इकोनॉमी के साथ, तो देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन द जो स्टैंडर्ड है, चाहे वो डेवलपमेंट के हो या चाहे अदर एस्पेक्ट में कंसीडर करूं, वेरियस काइंड ऑफ सेक्टर्स में इकोनॉमी के कंसीडर करूं, तो इन दोनों कंट्रीज या दोनों इकोनॉमी के कंपैरिजन में इंडियन इकोनॉमी बहुत पीछे है। देयर इज ए ह्यूज गैप बिटवीन दीस टू इकोनॉमी व्हेन वी आर मेकिंग ए कंपैरिजन बिटवीन द जापान एंड चाइना और इंडियन इकोनॉमी। तो पहला 40 इयर्स का कोई भी वैल्यू या बेनिफिट मुझे नहीं मिला। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो जो पब्लिक सेक्टर पे एक हैवी रिलायंस था, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा रिलायंस की अगर मैं बात करूं, जो एक ज्यादा भरोसा, क्योंकि रीजन यही था कि हम एक रशियन अप्रोच के साथ चल रहे थे। रशियन अप्रोच का मतलब यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी की हम ज्यादा बात करते थे। जो अप्रोच थी, जो मॉडल ऑफ इकोनॉमी था, वो ज्यादा सोशलिस्ट था, जहां पे गवर्नमेंट टारगेट तो रखती थी सोशल वेलफेयर का, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोशलिस्ट अप्रोच थी रिगार्डिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या जो मॉडल हमने सेलेक्ट किया था इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए, डेवलप इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, वो रशियन अप्रोच बेस्ड था। यहाँ पे ज्यादातर कंट्रोल किसका रहता था? स्टेट जो रिसोर्सेज है, मैं कहूंगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो उनके ऊपर ज्यादा कंट्रोल किसका था? स्टेट का या गवर्नमेंट का वहां पे कंट्रोल रहता था। तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर ज्यादा रिलायंस एक रीजन रहा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ज्यादा अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, लेकिन उसका जो आउटपुट था वो हमें नेग्लिजिबल था, वो बिल्कुल ना के बराबर था। ठीक है, थर्ड रीजन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो इन्फ्लेशन एक रीजन रहा। इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता रहा, एक स्टेज ऐसा रहा कि वो मतलब 6.7% से सीधा 16.7 हो गया। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का लगातार बढ़ना, प्राइस हाइकिंग लगातार होना, ये एक रीजन था कि मुझे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ा। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो एक मतलब फिजिकल डेफिशिएंट को कंसीडर कर ले, यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है रिगार्डिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, वो हमेशा एक मतलब प्रॉब्लम रही इन 40 इयर्स में। इस डेफिशिएंट से कभी बाहर ही नहीं आ पाए। ठीक है, तो इस डेफिशिएंट के कारण लगातार फिर पब्लिक बोरोइंग के ऊपर डिपेंड होने लगे। पब्लिक बोरोइंग के ऊपर डिपेंड होने का मतलब जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे, उनमें ज्यादातर किसको इंक्लूड किया जाता था? उस बोरोइंग के इंटरेस्ट के पेमेंट का। ठीक है, तो इस तरह के रीजंस को अगर मैं कंसीडर करके चलूं, प्राइस हाइकिंग की मैं बात करूं, पब्लिक सेक्टर के रिलायंस की मैं बात करूं, या फिर मैं ये कहूं जो इन्फ्लेशन था, या फिर जो अदर रीजंस थे उनको मैं कंसीडर करूं, तो कुल मिला के 40 इयर्स में या 4 डिकेड्स में जो मैं अचीव करना चाहता था इकोनॉमी के तौर पे, जहां मैं पहुंचना चाहता था, वहां मैं नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आ गया था, अगर मैं बात करूं फॉरेक्स रिजर्व की, फिलहाल समझने के लिए बात करें कि फॉरेक्स रिजर्व का जो टोटल बैलेंस था वो 2400 करोड़ रुपीस यूएस डॉलर की अगर मैं बात करूं, तो ये जो 2400 फॉरेक्स रिजर्व था, ये केवल सफिशिएंट था टू मेक द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ 3 वीक, यानी लगभग 15 से 16 या मैं कहूं 15 डेज के लिए मेरे पास ये सफिशिएंट था। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या था, इकोनॉमी बिल्कुल बुरी तरह ट्रैप हो गई थी। ट्रैप होने का मतलब कि उसको पैसा लेना है, पेमेंट करना है। अब इंटरेस्ट का बर्डन लगातार इकोनॉमी के ऊपर बढ़ता जा रहा। ठीक है, दूसरा अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं, जो इंटरनेशनल एजेंसी हैं जिनमें हम मेनली कंसीडर करते हैं किसको? IMF को और वर्ल्ड बैंक को। अब इन दोनों का प्रेशर लगातार इंडियन इकोनॉमी के ऊपर था। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इन्होंने क्या था, इंडियन इकोनॉमी को
जो डेट्स है वो प्रोवाइड किए थे, उनको कर्जा दिया था, उनको लोन प्रोवाइड किया था। तो लोन प्रोवाइड करने के बाद जब उन्होंने देखा कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इकोनॉमी डेवलपमेंट नहीं कर पा रही, तो इससे उनको भी क्या होगी, मतलब टेंशन होगी या चिंता उनको होगी कि अब यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है उसका पेमेंट तो दूर की बात है, ये तो इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं कर पा रहे। तो इन दोनों का प्रेशर भी क्या था, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर गया। ठीक है, तो इन सबके प्रेशर के बाद इंप्लीमेंट हुआ किसका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हमने इंप्लीमेंट किया किसमें, 1991 में। इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी, इनके मार्गदर्शन में मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव उस तरह के प्राइम मिनिस्टर थे, और इनके अंडर में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह इससे पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, तो इन दोनों के मार्गदर्शन में, जस्ट बिकॉज द प्रेशर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनके प्रेशर के कारण हमें किसकी तरफ जाना पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ। ठीक है, तो इनके मार्गदर्शन में मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, हमने अडॉप्ट किया किसको, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, जिसके अंतर्गत हमने कंसिडर किया एलपीजी। एलपीजी का मतलब यहाँ पे एल से मतलब लिबरलाइजेशन की बात करेंगे, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब बात करें लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है, हम समझ सकते हैं लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होगा कि लिबरल इकोनॉमी। लिबरल इकोनॉमी का मतलब फ्री इकोनॉमी, और यहाँ पे फ्री इकोनॉमी का मतलब अगर थोड़े कम शब्दों में मैं इसको समझने की कोशिश, तो लिबरल इकोनॉमी में मेन एस्पेक्ट हमने कंसिडर किया कि जो एक ज्यादा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर का हमने रखा था, यानी ज्यादा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर के ऊपर था, स्टेट का, गवर्नमेंट का, उस कंट्रोल को हमने क्या किया, डिक्लाइन किया, उसको कम किया। यानी पहले क्या होता था, हर पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग के प्रोसेस होता था, और लिबरलाइजेशन के माध्यम से हमने क्या किया, ये जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया थी या हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था, उस प्रक्रिया को हमने खत्म किया, और गवर्नमेंट ने कहा कि आप बिजनेस कीजिए, आपको लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्टेड बिजनेस यूनिट्स को या बिजनेस इंडस्ट्रीज को लाइसेंस के दायरे में रखा, बाकी को हमने क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करें प्राइवेटाइजेशन को, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब अगर समझने की कोशिश करो तो जो स्टेट की अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको हैंड ओवर कर देना प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, यानी एक तरह से अगर समझने की कोशिश करूं तो गवर्नमेंट ने पहले किसी स्कूल में पैसा लगाया, गवर्नमेंट स्कूल बनाया, उसमें क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। अब उस गवर्नमेंट स्कूल को किसको हैंड ओवर कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को, तो ये क्या होगा, डिसइन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो यूनिट्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं, उनको किसको हैंड ओवर कर दिया, प्राइवेट सेक्टर को। यानी स्कूल जो गवर्नमेंट था पहले किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट लोगों को क्या दे दिया, चलाने के लिए। वो क्या था, प्राइवेटाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन में जो हमारी इंडस्ट्रीज रही है, जिसमें मेनली हम बात करेंगे नवरत्नांश की और मिनी रत्नांश की। ठीक है, नवरत्नांश की और मिनी रत्नांश की बात करेंगे, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जिनके बारे में जाना जाता है, जो मोस्टली हम कंसीडर करते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट के तौर पे। दूसरा था ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या था, मैं समझने की कोशिश करूं, एक ग्लोब है यहाँ पे और ये अलग अलग इकोनॉमी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ग्लोबलाइजेशन में हर इकोनॉमी के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना, मींस आपको वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेशनल लेवल पे आपको इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेशन एस्टैब्लिश करने थे। आप केवल अपने तौर पे या अपने आप के ऊपर डिपेंड रह के आप कभी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या था, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मेनली हमें कंसीडर किया एलपीजी को। एलपीजी का मतलब यहाँ पे क्या था, लिबरलाइजेशन की हम बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, इनको डिटेल में हम जो फर्दर वीडियो में उनमें समझेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मेनली अगर मैं कंसीडर करूं तो मेरे पास जो रिफॉर्म्स थे उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की। फाइनेंस रिफॉर्म्स का मतलब क्या था कि ऐसे सुधार करना कि जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए, उनकी जो फाइनेंशियल नीड है उनको कैसे मीट आउट किया जाए। दूसरे नंबर पर अगर बात करें हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स का मतलब जो टैक्स का क्राइटेरिया आपने तय किया था, किस तरह के किस यूनिट के ऊपर कितना टैक्स लगाना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लगाओगे तो क्या होगा, अगर नॉर्मल कंडीशन में लगाते तो टैक्स में रिबेट कैसे दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें जो इंडस्ट्रियल सिस्टम की हम बात करें, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में मेनली क्या था कि जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी उसको हमने खत्म किया। उसके बाद बात करें हम फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट वो कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, कैसे उसको रखा जाए।
कैसे उसका मतलब जो कंपैरिजन था, अगर मैं बात करूं इंडियन करेंसी के कंपैरिजन में फॉरेन करेंसी की, तो उनके जो प्राइस में अनस्टेबिलिटी रहती है, रुपया लगातार मतलब जो मेरी डोमेस्टिक करेंसी है कमजोर हो रही है, फॉरेन करेंसी मजबूत हो रही है, तो उनके बीच में स्टेबिलिटी मुझे लेके आनी थी। इसके लिए फॉरेक्स एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स है वो मैंने अप्लाई किए। और लास्ट हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट में मुझे मेनली कंसीडर करना था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको, यानी जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे होगा, ठीक है। तो दीज आर टोटल 5 रिफॉर्म्स जिनको मैं डिटेल में कंसीडर करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे WTO, इसमें टॉपिक रहेगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूंगा, थोड़ा सा मुझे डिस्कस करना होगा किसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो अलग अलग एस्पेक्ट मैंने कंसीडर किए, जो पिलर है मेरे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, लिबरलाइजेशन के पॉइंट जो मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स, उनकी बात करूंगा। यहाँ पे इनके आर्गुमेंट्स को कंसीडर करूंगा कि कौन इनके फेवर में थे, अगर फेवर में थे तो कौन से रीजनेबल ग्राउंड उन्होंने प्रोवाइड कराए, कौन इनके अगेंस्ट थे, उनके क्या क्या ओपिनियन थे। इन तीनों को अलग अलग मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो ग्लोबलाइजेशन है उसको, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, ठीक है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डेफिनेशन और उसकी नीड को हम डिटेल में कंसीडर करेंगे, और फिर वेरियस काइंड ऑफ जो रिफॉर्म्स हमने अप्लाई किए उनको डिटेल में कंसीडर, साथ साथ जो 3 मेन पिलर हमारे थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको वन बाय वन डिटेल में एनालाइज करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।